हो गया जी। आपको वो फ़खर लिमिट पर एक सवाल दिया हुआ था, निकालिए, वो करते हैं, फिर रेशोज़ पे आते हैं। जी एक अदद किताब दे दीजिए मुझे, है वो ओके? नहीं दे दीजिए प्लीज़। शुक्रिया भाई। जी पेज नंबर 495 पे आइएगा। हो गया तो सवाल, कोशिश की थी कि नहीं? ठीक है जी, आइए पेज नंबर 495 पे। जी भाई, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ़खर लिमिटेड, पेज 495 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ़खर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। हमारे सामने 3 साल हैं, 17 भी ऑडिटेड है, 18 भी ऑडिटेड है और 19 हमारे पास ड्राफ्ट है। नेट प्रॉफिट 72, 98 और 84। रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, 17 में कोई सरप्लस नहीं है, 18 में शायद लॉस आया है 14 का और 19 में 25 का सरप्लस है। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट। जी ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो हम करते हैं कि हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करते हैं। मिल गया यार, ये पानी दे दीजिएगा, जज़ाकल्लाह भाई। ये पानी का उनको कहिएगा कि जग पूरा भर दें, ग्लास साफ कर दें। ओके, तो जो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफ़र होती है डेप्रिसिएशन की, वो सारी की सारी एसेट के डिस्पोजल पे होती है, वो साथ साथ नहीं होती। तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको ख़त्म किया जा सकता है दो सूरतों में। या तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हर साल ट्रांसफ़र करके थोड़ा थोड़ा ख़त्म किया जा सकता है, या फिर एक ही दफ़ा जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए तो तब किया जा सकता है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 1 जनवरी, यकम जनवरी को उसने आपको बैलेंसेस दिए हुए, यकम जनवरी 17 का और यकम जनवरी 18 का। शेयर कैपिटल है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है भाई 102 का, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो 18 वाले टेबल में 14 का लॉस है ना, वो इस सरप्लस में से एडजस्ट होगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। और रिटेन अर्निंग्स 348, 276। देख लेते हैं कौन सी चाहिए, 17 की चाहिए कि 18 की चाहिए। On यकम मार्च 18 FL डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कैश डिविडेंड 10%, जो भी आपके पास शेयर कैपिटल होगा उस पर 10% लगा दीजिएगा। On यकम नवंबर 18 FL इशूड 40% राइट शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹24 पर शेयर। इसमें भी जो हमारे पास शेयर्स पड़े होंगे, जो आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट जो हमारे पास बैलेंस होता है शेयर कैपिटल का, उसको फेस वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% के साथ तो नंबर ऑफ राइट इशू आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो शेयर कैपिटल, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम। On August 19 interim bonus of 15% was declared। तो ठीक है जी, बोनस है कि बोनस शेयर्स हैं? ये जरा गौर कीजिए, क्या ये बोनस है कि बोनस शेयर्स हैं? ये बोनस डिविडेंड है, यानी ये बोनस डिविडेंड दिया जा रहा है कि वो बोनस दिया जा रहा है? जी ये बात आपको बताई थी, कुछ याद आया कि नहीं? आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक बोनस डिविडेंड होता है और एक खाली बोनस इशू होता है। ठीक है, जो बोनस डिविडेंड होता है ना, उसमें हम एंट्री करते हैं डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स और क्रेडिट शेयर कैपिटल। लेकिन जब खाली बोनस इशू की बात आ जाए, जो कि डिविडेंड नहीं होता, जो डिविडेंड के अलावा दिया जाता है, उस सूरत में फिर हम शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज करते हैं। ये बात आपको याद आई कि भूल गए? ये बात आपको उस दिन 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले ये बात की थी कि जब भी बोनस इशू की बात हो तो वो दो तरह से बात हो सकती है, या बोनस डिविडेंड होगा या बोनस इशू होगा। अगर उसने सवाल में बोनस डिविडेंड का जिक्र नहीं किया तो इट मीन्स इट्स एन इंटरिम बोनस या इट्स अ बोनस इशू, सिंपल बोनस है, ये डिविडेंड नहीं है। तो फिर हम इसमें एंट्री जो है, कैलकुलेशन वैसे ही होगी, लेकिन एंट्री जो हम करेंगे वो एंट्री हम करेंगे डेबिट शेयर कैपिटल और क्रेडिट, सॉरी डेबिट शेयर प्रीमियम और क्रेडिट शेयर कैपिटल। ये बात पता है कि नहीं? ओके, बस ठीक है। फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था,
To provide relevant and reliable information about the investment property, it has been decided to change the measurement basis for investment property from cost model to fair value model. हम पहले कॉस्ट मॉडल पे थे, आज हमने फैसला किया कि आज हम फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएंगे। तो क्या ये पॉलिसी है, एस्टिमेट है या एरर है? ये पॉलिसी है भाई, तो चेंज इन पॉलिसी है। इसका मतलब है कि चेंज इन पॉलिसी के तो असरात बहुत दूर तक जाते हैं भाई। ऐसे ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, बहुत दूर तक असरात जाते हैं इसके। ले जी, अब डाटा बताने लगे आपको। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एफएल इज अ बिल्डिंग। एक ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 मिलियन। 150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है। 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग कंपोनेंट हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। सर, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे हो तो क्या उसको डेप्रिशिएट करते हैं? और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो फिर नहीं करते। ठीक है, ये बात आपके साथ हो चुकी है। तो अगर कॉस्ट मॉडल पे हो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो उसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल में 150 पूरी की पूरी तो नहीं करेंगे, सिर्फ 60% करेंगे, जो बिल्डिंग का हिस्सा है। लैंड तो नहीं होगी, लैंड तो नहीं होगी, तो बिल्डिंग 60% हिस्सा जो है वो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज बाय 6%। सर शुक्रिया। ठीक है जी, तो फेयर वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की वो 6% इंक्रीज हो रही है हर साल एक्विजिशन से। ले जी, अब इस सवाल में शुरू में जो डाटा है वो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का बड़ा सिंपल सा डाटा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिविडेंड्स वगैरह की। इसी बात पे है, असल मसला ये है क्या क्या गलती हुई, गलती तो नहीं कहना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से क्या कर दिया, क्या करना चाहिए था, क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, तो उस डेप्रिसिएशन को तो पहले रिवर्स करना पड़ेगा। और ये बिल्डिंग कब आई है? माशाल्लाह से ये बिल्डिंग आई है 2016 में। अच्छा, करना क्या, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। प्रिपेयर एफएल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर ईयर एंडेड तेरी खैर 19 मांग रहे हैं हमसे। 19 का कंपैरेटिव 18, लेकिन यहां पे तो गलतियां, सॉरी पॉलिसियां 16 तक पहुंची हुई है भाई। तो इसका मतलब है कि जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट का जुमला लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 19 बनाना है। 19 का कंपैरेटिव 18 तक होता है, 18 तक चेंजेस होती है तो बात समझ आती है। लेकिन ये तो 16 तो क्या है, 17 तो क्या, 16 में भी जाके तब्दीलियां हो रही हैं भाई। हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अब हमें 16 में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 17, 18, ये 3 साल ऑडिट हो चुके होंगे, इन तीनों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जबकि 19 का साल तो भी हमारे पास ही है, उसमें तो एडजस्टमेंट खुद ही कर लेंगे। नहीं जी, एक काम तो ये हो गया, डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। और क्या काम होगा इसके अलावा? फेयर वैल्यू गेन निकालना पड़ेगा, जो कि उसने बताया कि हर साल 6% वैल्यू इंक्रीज हो रही है। चलें जी, 1 बाय 1 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पास्ट पेपर नंबर 3। आज हमारे पास 4 साल है भाई, 16, 17, 18 एंड 19। सबसे पहले डेप्रिसिएशन रिवर्सल की एंट्री। क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन रिवर्सल की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, क्या यही होनी चाहिए? अब सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट हो। गौर कीजिएगा, 150 मिलियन जो वैल्यू है वो तो पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है, जिसमें जमीन भी शामिल है, और जमीन पर तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है। वो कह रहे हैं इसका 60% कॉम्पोनेंट बिल्डिंग का है। तो अगर मैं इसका 60% हिस्सा निकालूं तो कितना बनता है भाई? ले जी, 90 जो है वो सिर्फ बिल्डिंग की कॉस्ट है। क्या बात समझ आती है? ओके, रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मिलियन माइनस 10, यूजफुल लाइफ कितनी है? 20। क्या हमारा मसला हल होता है इससे? क्या हमारा मसला हल हो जाता है इससे? बिल्डिंग की कॉस्ट माइनस बिल्डिंग की रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ। क्या बात समझ आती है? बोलिए कितनी डेप्रिसिएशन है? 4 की डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी पड़ेगी। क्या सबको ये बात समझ आती है? वो बोले सब अच्छा है, सब ओके? ओके, चले जी। 17 में क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री रिवर्स होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सेम ही होगा भाई। 18 में भी सेम होगा, और 19 जो साल हम बना रहे हैं उसमें भी कह रहा है कि हमने क्या कर दिया हुआ है? हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया हुआ है भाई। तो अगर इनकॉर्पोरेट कर दिया है तो फिर माइनस करें भाई। ले जी, एक मसला, आधा मसला तो हल हुआ कि जो कॉस्ट मॉडल के असरात थे वो आपने खत्म कर दिए, कॉस्ट मॉडल की बाकियात खत्म हो गई। अब
किसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल का। और फेयर वैल्यू मॉडल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कि हर साल कितना फेयर वैल्यू इंक्रीज है। ओके चले जी, इसका एक लेजर बनाते हैं वर्किंग 2 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यह कम जनवरी 16, कुछ ब्रॉड डाउन नहीं होगा, लेकिन इसी साल हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी होगी, बोले नहीं बोलेंगे, ऐसे ही है। उसके बाद साल के आखिर में 31 दिसंबर 16 को क्या हुआ होगा भाई, ये प्रॉपर्टी 6% इंक्रीज हुई होगी, जैसे उसने बोला है, उसने सवाल के आखिर में बोला ना 6% इंक्रीज है, बताइए कितना बनता है, 159। सॉरी नहीं 90 क्यों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर तो लैंड भी आती है, डेप्रिशिएट से बिल्डिंग होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो लैंड भी आएगी, वो तो सारी होगी। तो भाई फेयर वैल्यू गेन कितना बना, 9 का बैलेंसिंग, ठीक होगी, यही तो हम सब चाहते थे। अब ये आ गया ब्रॉड डाउन 17 में 159, इसी तरीके से हम निकालेंगे इसका कैरेट डाउन, और 159 फिर 6% इंक्रीज हो जाएगा, बोलिए 169, तो फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया, 10 का। नहीं जी, दूसरा साल भी हो गया, तीसरे साल पे आइए 18 पे, ब्रॉड डाउन है 169, 31 दिसंबर 18 कैरेट डाउन, ये फिर 6% इंक्रीज होगा, बोलिए 179, फेयर वैल्यू गेन फिर से 10 का, और आखिरी साल आ गया भाई यकम जनवरी 19 का, ब्रॉड डाउन 179, साल का आखिर 179 इंटू 1.06 190, और फेयर वैल्यू गेन कितना 11 का। लें जी, इस सब में फेयर वैल्यू गेन इज बैलेंस है, क्या बात समझ आती है भाई? लें जी, अब क्या ये गेन इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, ये तो नहीं हुआ होगा, यही तो करना है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, पहले साल कितने से, 9 से, लें जी, दूसरे साल सेम एंट्री, और मेरे ख्याल में शायद वैल्यू भी सेम है, ये 10 हो गई है, 10 है, 10 और 10। तीसरे साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 10 से, और लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 11 से। ले जी, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी। कोई मसला भाई? सवाल तो खत्म हो गया यहाँ पे, आगे अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है, वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन हम तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे सर? हम तो बनाएंगे सर, हम तो आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि सर आप ना करें इतनी मेहनत, हम करेंगे, हमारा पेपर है। नहीं सर, ऐसा कहना तो हमने पता नहीं गुनाह रखा हुआ है अपने, बना आए हैं। ये कुछ चेहरे हैं जो बड़े अजीब अजीब देखने की, हो क्या रहा है, जैसे पता नहीं हम पहली दफा काउंटिंग पढ़ रहे हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों सर? समझ आ रही है? दिमाग में पानी पड़ गया? अच्छा, अकल पे तो नहीं ना पड़ा पानी, अकल पे नहीं पड़ना चाहिए, कुछ नहीं कह सकते। क्या तारीख हो गई आज, 22 के 23? 22 हो गई है, तो 7 दिन ये रह गए, 31 दिन अगले रह गए, 38 दिन, और 11 दिन रह गए सितंबर के, 49 डेज रह गए। इंटू 60 कर मेरा भाई, सॉरी इंटू 24, माजरत, 49 इंटू 24 करें, $1176 घंटे रह गए पर्चे में, बहुत ज्यादा है, ये तो वक्त ही बताएगा। 1176 घंटे मेरा भाई, मिनटों में कन्वर्ट करो इसे, 70,500, 70,000, ये तो कभी लाखों में होते थे, ये 70,000 पे आ गए हैं। और सेकंड को छोड़ यार, सेकंड तो देख 5 और कम हो गए, वो देख वो 2 कम हो गए, वो देख 1 और कम हो गया। आए जी, सवाल पे वापस आ जाए, सवाल पे वापस आ जाए। ले जी, अब बनानी है हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब फॉर्मेट बना लेते हैं, फखर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और ये एक्सट्रैक्ट्स होंगे, शायद नहीं होंगे, कंप्लीट होगी वैसे, काट दें इसे, कंप्लीट ही है, सारा कुछ दिया है उसने सवाल में। किस साल की बना रहे हैं जी? 31 दिसंबर 19। बताइएगा, उसने सवाल में हमें एक तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिर उसने शेयर प्रीमियम भी शायद दिया हुआ है कि नहीं? नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें शेयर प्रीमियम चाहिए होगा कि नहीं?
क्योंकि राइट इशू करेंगे तो शेयर प्रीमियम चाहिए होगा ना, और एंड पे बोनस इशू है तो शेयर प्रीमियम यूटिलाइज भी करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स तो लाजमी है, सरप्लस भी दिया हुआ है, बस ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस है, हाँ रिजर्व नहीं है, जनरल साहब नहीं है, ठीक है जी। तो जरा गौर करें, हमने पहुंचना है कहां पे, क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 19, इसके बाद होगा क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 18, और यानी शुरुआत कहां से होंगी, यकम जनवरी 2018, ठीक है जी। तो उसने जो ढेर सारे सवाल में बैलेंसेस दिए हुए ना, हमें यकम जनवरी 18 चाहिए, ठीक होगी बात। और यकम जनवरी 18 के बैलेंसेस कौन से हैं जी, पॉइंट नंबर 2 में नजर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में मिलेगी आपको ओपनिंग बैलेंसेस की लाश। शेयर कैपिटल 300, सरप्लस 102, रिटेन्ड अर्निंग 348। जी शेयर कैपिटल कितना हो गया 300, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है 10, वो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है 348, ओके ऐसे ही है। लेकिन क्या ये बैलेंसेस ठीक है कि गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि ये बैलेंसेस यहां कहीं पे मौजूद है। तो ये जो दो गलतियां हो गई, इनको किसने सुधारना है, बात समझ आ रही है आपको। बेसिकली हुआ ये कि ये अगर टाइमलाइन बनाई जाए 2016, 17, 18, 19, आपको ना इस तारीख के बैलेंसेस दिए हुए ये, ओके। लेकिन आपकी जो पॉलिसी चेंज हो रही है उसके असरात यहां पर भी आए हैं और यहां पर भी आए हैं। तो जब ये असरात आएंगे तो क्या ये बैलेंसेस चेंज नहीं होंगे, इसके जीने के अंदाज नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। तो जीने के अंदाज कैसे बदले जाते हैं, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करके। तो भाई बदलें इनके जीने के अंदाज, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अब सवाल यह है कि एडजस्टमेंट इन तीनों में से किस में आएगी, सरप्लस में, रिटेन्ड अर्निंग में कि शेयर कैपिटल में। रिटेन्ड अर्निंग में ही आएगी, शेयर कैपिटल और सरप्लस तो वैसे ही है। तो रिटेन्ड अर्निंग में कितना फर्क पड़ेगा भाई, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डेबिट होने से इस पे फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बढ़ने से फर्क पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, खुदा के बंदो, डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू से पड़ेगा। ओके सर जी फजूल बातें कर रहे हैं आप, आगे पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आपकी बातें सुन लो ऊपर से। ले जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 में कमी तो प्रॉफिट में इजाफा, ओके। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट में इजाफा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। फिर फेयर वैल्यू ये तो है ही इनकम भाई। ले जी ये आपने एडजस्टमेंट की है अभी सिर्फ 2016 की, अभी 17 बाकी है मेरे दोस्त, ओके। तो 17 में भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कमी मतलब प्रॉफिट में इजाफा, और दूसरी तरफ फेयर वैल्यू गेन 10। ले जी क्या टोटल बनता है 19 और 8 27। क्या 27 से रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं बोलेंगे, नहीं गलत कर दी मैंने, गलत कर दिया मैंने, सब अच्छा है, ओके। ले जी यहां पे 300, प्रीमियम में कुछ नहीं, ये बता दें कितना बना 375, ये बन गया 102, और हमारे पास एक नया ओपनिंग बैलेंस आ गया। और जैसे ही ओपनिंग बैलेंस आया लोग एहतजाज के लिए दफ्तर पहुंच गए, और साथ ही हमने कह दिया रीस्टेटेड टू टाइम, ओके रीस्टेटेड, यू नो 2 टाइम। ओ यार कौन लोग हो तुम, तुम्हें क्या पता 2 टाइम क्या होती है, पता है आप लोगों को? अच्छा कुछ लोगों को पता है 2 टाइम क्या होती है, पुराने ख्यालात, पुराने दौर के लोग, जो नए दौर के हैं उनको नहीं पता 2 टाइम क्या होती है। ले जी यहां तक सब अच्छा है, और बोले नहीं बोलेंगे, पेपर मेरा है, मैंने पेपर देना जाके, मैंने दोबारा सीए करना, पहली दफा सही नहीं हुआ था, ऐसे ही है, अजीब लोग हैं यार। ले जी यकम जनवरी 18 के बैलेंसेस बिल्कुल ठीक। अब 18 में कौन कौन सी दुर्घटनाएं पेश आई, सबसे पहले यकम मार्च 2018 एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल, ओ यार प्रॉफिट तो लिखा नहीं हमने, पहले हम प्रॉफिट तो लिख देते, क्या ख्याल है, पहले प्रॉफिट लिख देते हैं भाई, पहले प्रॉफिट आसान बात करते हैं। 2018 का नेट प्रॉफिट है जी 98, नजर आ रहा है, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं, कौन सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कमी की वजह से इजाफा होना चाहिए 4 का, और दूसरी तरफ फेयर वैल्यू गेन में तो 10 का इजाफा है ही, तो ये 2 इजाफे कर दें। सबसे पहले प्रॉफिट लिखा करें, सो प्रॉफिट इज
2018, यार खामोश हो जा मेरे भाई। 4 जमा 10, 14 का इजाफा इन रिटेन अर्निंग्स, सॉरी यस हाँ ओके 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 मैन ओके जी मेरे भाई। ओ मैन सॉरी आई फॉरगॉट, आई टोटली फॉरगॉट मैन, क्योंकि पेपर मेरा नहीं है आपका है जी मेरे भाई। सॉरी 112 दोस्त, FR1 को कोर्स से तो निकाल दोगे, जिंदगी से कैसे निकालोगे? जिंदगी से तो नहीं निकलेगी, ये तो अब सारी जिंदगी, ये तो कब्र तक साथ जाएगी। ओके और अगर अकाउंटिंग की नौकरी मिल गई फिर तो मेरा भाई सारी उम्र स्टैंडर्ड ही पढ़ता रहेगा। इस दफ़ा स्टैंडर्ड में क्या चेंज आई है पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से किताबें लेके बैठ जाओ। कौन से फलाने टीचर का यूट्यूब पे लेक्चर देखो, वरना सुबह बॉस जो है ना वो नौकरी से निकाल देगा कि सही अकाउंटिंग क्यों नहीं की। फिर उसको कौन सी आती होगी, उसको क्या पता सही क्या गलत क्या, जो मर्जी कर दूँ। ठीक है ओके, क्या पता वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट निकला है। फिर क्या होगा दोस्त, क्या पता आपको फर्म में नौकरी मिल जाए, आपका जो बॉस है वो पार्टनर हो, FCA हो, वो तेरी खैर, फिर तो उसको आपसे ज़्यादा पता होगा, फिर तो आपकी गलतियाँ निकालेगा। तो अपनी गलती अपनी फर्म बना लेंगे तो सर आपके जितने क्लाइंट उतने बॉस, वो तो ज़्यादा बड़ा स्यापा है। और आपको ईजी लगता है, एनीवे छोड़ें, दफ़ा करें, आगे चलें जी। अब प्रॉफिट के बाद हमारे पास क्या है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस 14 से कम हो रहा है, तो भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, OCI 2018, तो 14 का लॉस है तो इसको 14 से कम कर दें। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो उसने मना कर दिया हुआ है कि हम ट्रांसफर ही तब करते हैं जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है। देन वी हैव फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10%, 2017 का फाइनल, ठीक है जी इस साल आ गया कोई मसला नहीं। फाइनल डिविडेंड 2017 और ये कैश में है, बिल्कुल कैश में है। कितना है जी मेरे पास शेयर कैपिटल, 300 का 10%, 30। क्या एंट्री करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, क्योंकि कैश डिविडेंड है। अब तो आसान बात शुरू हो गई भाई। अब नवंबर 18, FL इशूड 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट 24 पर शेयर। अब तो सर बाएं हाथ का खेल है, मेरे तो बाएं हाथ का है, वाकई बाएं हाथ का, आपके लिए बड़ी वेरी इजी मैन। राइट इशू, हाँ जी अब क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास 300 है ये तो शेयर कैपिटल है, इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब मैंने देखना है कि बोनस राइट इशू सॉरी कितना है, वो है 40%। क्या नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, और आपको पता है एक दफा 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल लिखना है, 14 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम लिखना है। बताइए सॉरी इसका 120 168 लें जी, समझ आ गई सबको बात की। कुदरत कह रही है बोलो, नहीं बोलेंगे, कुदरत चाहती है कि बोलें भाई बोलें, कुछ कहें, समझ आई है कि नहीं समझ आई। चलें जी आगे चलें। मेरे ख्याल में 18 में अब कुछ रह तो नहीं गया, ओ कोई रह तो नहीं गया, बोल तू बड़ा हंस रहा है, कोई रह तो नहीं गया, तू वो नहीं वो है, हाँ जी कोई रह तो नहीं गया। ओ तेरा मैसेज आया था कि बारिश बड़ी तेज हो रही है, तुम ही थे ना, आगे किधर बारिश हो रही है, ड्रामे करते हो, तुम्हें किसी ने नीचे लिखा भी हुआ था, ड्रामेबाजियां ना कर, वो कौन था, अच्छा वो भी ये था यार, सुबह सुबह तुम मतलब यार अजीब लोग हो यार। हाँ जी बोलिए, आ गया मेरा भाई 420, 300 जमा 120 420 168, बोले बोले ओ बोले 457, ये बोलिए 88, ले जी 31 दिसंबर 18 पे हम पहुंच गए। अब अगला सवाल 2019 का, 2019 का प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं, कितना प्रॉफिट है जी 84, और इसमें 19 के एडजस्टमेंट्स करने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 से कम हुआ मतलब प्रॉफिट में इजाफा, दूसरी तरफ फेयर वैल्यू गेन में तो वैसे ही इजाफा। वो ये गलती होगी हमसे, ओ भाई ये फेयर वैल्यू गेन तो OCI में नहीं जाता, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला प्रॉफिट लॉस में जाता है, सॉरी मैं भूल गया था, पेपर नहीं है ना मेरा। बताइए 99 कल जॉनी बेयरस्टो इतने पे रह गया था,
अच्छा सॉरी, आप तो देखते नहीं, आप तो पढ़ने वाले लोग हैं सर, आप तो पढ़ने वाले हैं, आपको क्या पता मैच में क्या होता है। चलें जी, उसके बाद आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस, खामोशी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2019 रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस। जी कितने का सरप्लस आया? 25। और कोई वारदात हुई हो भाई? इंटरिम बोनस भाई, यकम अगस्त 19 को इंटरिम बोनस ऑफ 15% वॉज डिक्लेयर्ड। तो इंटरिम डिविडेंड नहीं, इंटरिम डिविडेंड नहीं भाई, इंटरिम बोनस है मेरे दोस्त, ये डिविडेंड नहीं है। तो इसका मतलब है अगर डिविडेंड नहीं है तो रिटेन अर्निंग्स को डेबिट भी नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेशन तो मेरे हाल में वैसे ही होगी, कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी। मेरे पास टोटल 420 पड़ा हुआ है भाई, तो 420 इंटू 15% कितना बनेगा? 63। डेबिट शेयर प्रीमियम, क्रेडिट शेयर कैपिटल। बात समझ आई? ओके। और कुछ रह गया? कुछ रह गया? लें जी, बोलिए। 483, ये बोलिए। 105, 556, 113। लें जी, सवाल आपका खत्म हुआ, सब खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे। पता है मेरे आपने दिल में क्या कह रहे हैं? हाँ फिर आप ये नहीं कर सकते, हाँ फिर आप ये काम नहीं कर सकते, फिर ऑब्वियसली प्रॉफिट को ही चार्ज करना पड़ेगा, फिर इसको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा अगर हमारे पास बैलेंस नहीं होगा। ठीक है जी, सब अच्छा है। नोट इट डाउन और उसके बाद हम रेशियोज पे आते हैं। और आज रेशियोज खड़का देनी है सारी। मुलाकात हो रही है ना आपसे 12:30 बजे? बस ठीक है। कब खत्म हो रहा है आपका बी लॉ का कोर्स? 31 को हो जाएगा, यानी कि 31 के बाद, ओ मैन, यानी अगर हम 7:15 शुरू करके कोई 12:30 तक चले जाए तो कोई मसला तो नहीं? बस ठीक है, आप भी वेले मैं भी वेला, पूरी हो जाएगी, डन हो गया। फिर 12 सितंबर को ना ऐसे आंखें खुलेंगी। जी IS 8 पे कोई अबूर हासिल हुआ आप लोगों को क्या नहीं? थोड़ा बहुत आ गया, बस ठीक है। नोट करने के बाद रेशियोज वाले चैप्टर पे आ जाइएगा, जो कि कौन सा है, कौन सा है, किस सफ़े पे है? $759। जी दोस्त जी, आपको बताया ये गया था कि बोनस जो है ना, बेसिकली आप समझ लें कि उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक बोनस होता है जो आपको डिविडेंड की फॉर्म में पे किया जाता है। मिसाल के तौर पे शेयर होल्डर्स आपके पास आए और शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई हमें तो डिविडेंड चाहिए, आपने बड़ा अरसा हो गया डिविडेंड नहीं दिया। अब आपके पास कैश नहीं था तो कंपनी ने कहा कि चलो क्यों ना इनको कंपनी के शेयर्स दे दिए जाए। तो उन्होंने फ्री में शेयर्स दे दिए और कहा कि यार ये अगर मार्केट में बेचना चाह रहे हो ना तो बेच के पैसे ले लो, आपको मिल जाएंगे। तो ये है बोनस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी ने वैसे ही अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना बोनस देना होता है। जैसे अगर ईद के ईद नॉर्मली दे रहे होते हैं, या वैसे अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसको बोनस दे दिया जाता है। तो वो बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकता है। अब ये डिविडेंड नहीं है भाई, अब ये बोनस क्या है? ये बोनस है, ये वो जो एम्प्लॉयज़ को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे मिलता है ना बोनस, ये वो बोनस है। तो असल में जब वो सवाल में खाली कह देना कि बोनस इशू डिविडेंड की फॉर्म में हुआ है, तो फिर हमने वही काम करना जो हम आज से पहले कर रहे थे, डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट शेयर कैपिटल। लेकिन अगर वो कह देना कि बोनस इशू हुआ है, जैसे सवाल में, और डिविडेंड का कहीं जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है कि हो सकता है कोई अपने एम्प्लॉयज वगैरह को बोनस दिया होगा, तो वो बोनस तो सिंपल एक्सपेंस आउट होता ना। तो इसीलिए हम उसको उसमें रिटेन अर्निंग में नहीं लेके जाते। लेकिन इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि जो शेयर प्रीमियम बन जाता है ना, वो भाई शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज कहाँ पे करना है? अब राइट इशू की फॉर्म में आपको शेयर प्रीमियम मिल गया, अब इसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है? तो बेसिकली दो चीज़ें हैं जिनमें यूटिलाइज हो सकता है। एक तो यही बोनस इशू जो आपको बताया कि अगर आप किसी को बोनस देंगे तो आप बजाय इसके रिटेन अर्निंग को डेबिट करें, आप शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दें। और दूसरा इशुएंस कॉस्ट, जब आप शेयर इशू करते हैं तो उस शेयर को इशू करने की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट आप इसको डेबिट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें डेबिट हो सकती हैं। तो पेपर में आपने देखना है कि अगर उसने बोनस इशू दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो कहीं साथ डिविडेंड का लफ्ज़ है,
अगर तो है फिर तो वही पुराने वाला काम है, लेकिन अगर उसने डिविडेंड वाली बात नहीं की हुई तो आपने फिर शेयर प्रीमियम को उठा के चार्ज कर देना। ओके, बात समझ आ गई? चले सफर नंबर 760 सॉरी 759 नोट हो गया सबका? नहीं बोलना तो है नहीं भाई, बोलना तो है नहीं। अभी नहीं हुआ, बस मेरा भाई अब 2 घंटे बोलता रहेगा, अभी नहीं हुआ। यस सर। चलें जी, जो नोट कर रहे हैं करते रहें फिर। 759 रेशो एनालिसिस, इसके बारे में कल बहुत डिटेल से आपके साथ बात हो गई थी कि अगर आपने दो कंपनीज को कंपेयर करना है, अपनी कंपनी के ही पिछले साल के साथ कंपेयर करना है या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करना है, तो फिर रेशो एनालिसिस जो है तब फायदेमंद होती हैं। A ratio is simply one figure divided by another meaningful figure with the objective of disclosing significant relationships and trends which are not immediately evident from the examination of individual balances appearing in the financial information। बड़ा लंबा जुमला भाई ने लिखा है। यानी भाई साहब फरमाते हैं कि रेशो जो होती है ना, वो सिंपल आपने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना होता है, और जब आप डिवाइड करते हैं ना तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है जो कि नॉर्मली बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आपको नजर नहीं आ रही होती। In this way, complicated information is summarized so that a meaningful comparison of financial performance and financial position can be made against the following benchmarks। तो भाई कह रहा है कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को समराइज किया जाता है और कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कारकर्दगी जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नजर आ रही होती है वो, और फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी बैलेंस शीट होती है, कंपनी के हालात क्या हैं, वो आपको यहाँ पे पता लग जाती है। अब ये हालत क्या होती है, मिसाल के तौर पे एक बंदे को महीने के पहले दिन हॉस्पिटल लाया गया, उसकी पोजीशन हालत ये थी, फिर पूरा महीना उसने इंप्रूव किया या बीमारी अल्लाह ना करे मजीद बढ़ी, ये उसकी परफॉर्मेंस है, और एक महीने बाद फाइनेंशियल पोजीशन एक महीने बाद उसकी हालत क्या है। तो ये अल्फाज आपने जिंदगी में सुने होंगे कि हफ्ते पहले की हालत ये थी, हफ्ते में इंप्रूवमेंट क्या रही, तो आज की हालत क्या है। तो ये जो हालत होती है ना, ये हमेशा किसी भी एक वक्त की होती है। ओके, और जो कारकर्दगी होती है वो किसी एक दौरानिए की होती है। जैसे पाकिस्तानी टीम का क्या रैंक है आजकल, जो भी रैंक चल रहा है, ये उनकी इस वक्त की पोजीशन है। अब अगर कारकर्दगी एक साल में 6 माह में अच्छी दिखाएंगे तो पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो 6 महीने बाद पूछा जाएगा आज की पोजीशन क्या है। तो इसी तरीके से कंपनीज का भी होता है कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है ना, वो आपको उस दिन की पोजीशन बता रही होती है कि इस दिन के हालात ही हैं। आप पूरा साल फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके नतीजे में फिर अगले साल के आखिर की हालत निकल आती है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको कंपनी की कारकर्दगी बताती है और बैलेंस शीट आपको परफॉर्मेंस बताती है। ओके, बेंचमार्क क्या होता है जी? अच्छा सॉरी, मुझे लगा अभी भी ये फोन चलते हैं मार्केट में। कैन बी मेड अगेंस्ट द फॉलोइंग बेंचमार्क। बेंचमार्क होता है क्राइटेरिया, मतलब किसको बेसिकली आपने किसके साथ आपने कंपैरिजन करना है। बेंचमार्क कौन है? फुप्पो का बेटा जिसने 850 नंबर लिए हैं। नहीं जी, प्रीवियस ईयर, अपने ही पिछले साल के नंबरों से आप मैच करेंगे। पिछले साल तो तेरे 750 थे, इस दफा क्यों तेरे 700 आ गए, 50 क्यों आए हैं? ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, ट्रेंड क्या रहा। रिफ्लेक्टिंग इंप्रूवमेंट और डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि साल हर साल की कारकर्दगी अच्छी रही या बुरी रही। पिछले साल पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6.1%, इस साल हो गई -0.7%। ट्रेंड एनालिसिस। ओके, तू हंस रहा है, तू वो नहीं वो है। इंडस्ट्री एवरेजेस और स्पेसिफिक कंपेटिटर्स। ओ मैन, हमारा कंपेटिटर चांद पे पहुंच गया है, हम भी पहुंच रहे हैं बस। तो भाईजान इंडस्ट्री एवरेजेस क्या है? जो अगर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अगर आपकी होंडा कंपनी है तो होंडा की ग्रोथ है 6%, मिसाल के तौर पे सेल की ग्रोथ है 6%, ग्रोथ निकालना सिखाई थी कल आपको, 6% है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो तो भाई 18% से ग्रो कर रही है भाई, वो 18% से ग्रो कर रही है। तो इट मींस के आप इंडस्ट्री एवरेज से बहुत नीचे हैं। ओके, हमारे खानदान में तो 800 नंबर आते थे, तू वखरा ही 600 वाला आ गया। हमारे खानदान में तो इंजीनियर डॉक्टर थे, तू किधर सीए चला गया। ओके, तो ऐसे ही होता है ना। ओके, इंडस्ट्री एवरेजेस और स्पेसिफिक कंपेटिटर। स्पेसिफिक कंपेटिटर होते हैं, जैसे होंडा का स्पेसिफिक कंपेटिटर है टोयोटा। ओके, और क्या कंपेटिटर की एग्जांपल हो सकती है? और होंडा का कंपेटिटर ऑडी नहीं बनता, ऑडी का कंपेटिटर बीएमडब्ल्यू बनता है, मर्सिडीज बनता है। ओके, चलें खैर छोड़ें, ऐसी बातें ना किया करें, कुछ साल बाद ये लफ्ज़ भी मैं भूल जाएंगे। ले जी,
industry averages of specific competitors, that is to determine whether entity's performance is better or worse than the industry or specific competitor. Predetermined forecast, अच्छा ये predetermined forecast जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? आपने खुद से प्लान किया होता है, ठीक है, आपने खुद से प्लान किया होता है कि इस साल इंशाल्लाह नंबर आएंगे 950 नंबर आएंगे, 875, तो फिर आपके नंबर कितने आते हैं? 850 आ जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कहाँ गलती होगी कि 25 नंबर नहीं आए थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो प्री डिटरमिन्ड फोरकास्ट है, ये तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाके सीखेंगे, वहाँ पे बेसिकली फ्यूचर की प्लानिंग हो रही होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आपको एक साल आगे के बारे में बातें बता रही होती है, तो उसके अंदर थोड़ी सी प्लानिंग और एस्टिमेशन होती हैं। एनीवेज, द मेन फाइनेंशियल रेशियोज कैन बी क्लासिफाइड एज, ले जी वो आ गया जिसका सबको इंतजार था भाईजान। हमारे सामने कोई हमने देखा था 20-22 रेशोज हैं। इस 20-22 रेशोज को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के बाद कौन सी है जी? कॉस्ट टू सेल्स रेशो, ये भी बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी में ही आती है। पेज 764 पे आइए, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज। ओके, दूसरी तरह के रेशोज ये हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट रेशो किधर गई भाई, किस सफे पे है? 767 पे भी है, हाँ जी। फिर 767 पे लिक्विडिटी रेशोज और 768 पे सॉल्वेंसी रेशोज। तो ये 4 तरह की रेशोज में डिवाइड किया जाता है, 4 टाइप्स की रेशोज हैं, लेकिन इनके अंदर मजीद रेशोज हैं जो कि शामिल हैं। ले जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पे आ जाए। हम बस यहां से रीडिंग करेंगे बजाय इसके कि इसको दोबारा कैलकुलेट करें। आप सबके पास बुक्स हैं, पढ़ते हैं इनको, जो जरूरत पड़ी तो बोर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। ले जी प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती हैं कि कंपनी के हालात क्या चल रहे हैं। द प्रॉफिट टू सेल्स रेशो इज द रेशो ऑफ द प्रॉफिट दैट हैज बीन अचीव्ड फॉर एवरी ₹1 ऑफ सेल। भाई ये जो रेशो होती है ना, इसको कैलकुलेट करने का तरीका या फॉर्मूला कुछ तरीके से है कि आपको यह बताती है कि अगर आप ₹1 की सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। ओके, अभी देखते हैं। प्रॉफिट टू सेल्स रेशो आर कॉमनली यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू असेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, प्रॉफिट आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि ये रेशो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी, ये रेशो आपको पोजीशन के बारे में नहीं बताएगी। एंड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फिगर्स फॉर प्रॉफिट माइट बी यूज्ड। द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नेट प्रॉफिट का पता है आप लोगों को? देखिए, अगर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे ड्रॉ करना चाहें, बल्कि क्यों ड्रॉ करना चाहें, इधर कहीं एग्जांपल मौजूद होगी। हाँ, ये देखें एग्जांपल 2 पेज नंबर 758 पे मौजूद है तो सही। अदील लिमिटेड वाली नजर आ रही है आपको? वो बोले पेज 758 पे एग्जांपल 2, इसको देखिए जरा, 2024 को देखें। सेल्स आ गई, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, देन ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और अदर इनकम माइनस की, अदर इनकम ऐड की, सॉरी, बाकी 2 एक्सपेंसेस माइनस किए, तो हमारे पास आ गया इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट। फिर आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, एंड देन देयर इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि प्रॉफिट हमारे पास कहां पे आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ना अक्सर औकात ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लोग कह देते हैं, ठीक है, अक्सर औकात ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह देते हैं। एनीवेज, फिर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए, अब इन प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, ये बता सकते हैं वैसे ये क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल की कॉस्ट, कोई आपकी इंतजामी कॉस्ट, कोई आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट, कोई आपकी सेलिंग कॉस्ट, इस प्रॉफिट में से भी माइनस नहीं हुई। आपकी जो कॉस्ट माइनस हुई है कॉस्ट ऑफ सेल, वो सिर्फ चीज़ें बेचने की, जिसको बोलते हैं चीज़ें जो बेचने के लिए ज़रूरी कॉस्ट होती हैं। क्या होगा कॉस्ट ऑफ सेल में? अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो सिंपल परचेजेज ही होंगी ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसका मतलब है सिर्फ चीज़ें खरीदने की कॉस्ट है इसके अंदर। तो भाई अगर आपका ग्रॉस लॉस आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने अपनी सेल प्राइस जो है वो ठीक नहीं रखी हुई, आप अपनी सेल प्राइस जो है वो गलत पे बेच रहे हैं। अगर ग्रॉस लॉस आ जाए तो आपको ये पता लग रहा होता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो 1 मिनट में देख के बता देते हैं अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि चीज़ें खरीद के महंगी ही बेच रहा है, सस्ती नहीं बेच रहा। एक बात तो क्लियर होगी। उसके बाद आपके ऑपरेशन शुरू होते हैं। ऑपरेशन से मुराद एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में बेशुमार तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एडमिन के लोगों की सैलरीज, जिनका काम जो है वो चीज़ें बनाना या चीज़ें खरीदना नहीं होता। मतलब होंडा है, होंडा के अंदर एक CFO भाई साहब बैठे हुए हैं। अब CFO गाड़ियाँ तो नहीं ना बना रहा, तो उसकी जो सैलरी है वो किधर जाएगी? वो एडमिन वगैरह में जाएगी,
ठीक है, जो हेड ऑफिस जहां पे बैठा हुआ है उसका जितना भी बिल है बिजली का या रेंट पे किया जा रहा है या पानी गैस का बिल पे किया जा रहा है, वो सारे का सारा किधर जा रहा है? वो सारे का सारा एडमिन में जा रहा है, वो कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जा रहा। लेकिन अगर वो लोग ना बिठाए जाएं तो काम चलेगा भी नहीं। उन लोगों को बिठाना भी जरूरी है और वो लोग गाड़ियां बनाने में डायरेक्ट किरदार भी अदा नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, बल्कि ये एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की कॉस्ट है। फिर अक्सर आपने देखा होगा कि वो ट्रॉलर पे वो गाड़ियां लोड करके फैक्ट्री से इधर लाहौर या डिफरेंट शहरों में ले जा रहे होते हैं। ये बेसिकली इनकी वो सॉर्ट ऑफ समझ लें कि वो शोरूम पे डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो ये तमाम कॉस्ट जो है ये ऑपरेशंस की कॉस्ट है जो कि यहां पर फॉल करती हैं। ओके, अब तमाम ऑपरेशंस के बाद कंपनी के पास 214 का प्रॉफिट बचा। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना वो बड़ा बेहतरीन है। मतलब कंपनी चीजें खरीद के बेचती है तब भी प्रॉफिट कमाती है, और कंपनी अपने बाकी के तमाम ऑपरेशन जो इंतजामी मामला जरूरी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सीएफओ साहब जरूरी हैं, फिर मैंने आपको बताया सेल का लोग, सेल के बंदे जरूरी हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो जरूरी हैं। इनके खर्चे डाल के भी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा ही लेते हैं। बात समझ आई? 214 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यहां पर आती है जहां पे इस वक्त आज भी हमारा मुल्क फंसा हुआ है। वो ये है कि हमारे मुल्क का इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 22%, और ये 22% वो है जो कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बताई हुई है। लेकिन अगर आप बैंक से कर्जा लेने जाएंगे तो बैंक ये कहेगा कि भाई 22% पे कर्जा तो मुझे स्टेट बैंक से मिलना है, आपको तो मैं 28% पे दूंगा ताकि ऊपर का 5% मेरा हो। तो आप 28% पे बैंक को सूद देंगे, उसमें से बैंक 22% जो है वो स्टेट बैंक को दे देगा, 6% बैंक की अपनी इनकम होगी, अपनी जेब में डाल लेगा। अब यहां पर आके जो इन्वेस्टर है ना वो ये देखेगा कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 214 सेल के कितने परसेंट है, जरा बता सकते हैं मुझे? 214 डिवाइड बाय 4315 करके बता सकते हैं? बल्कि आगे लिखा तो हुआ है मेरे ख्याल में, नहीं लिखा हुआ भाई, नहीं लिखा हुआ। 5% सॉरी लिखा हुआ। इसका मतलब है कि 100 रुपए की सेल में से खर्चे माइनस करते करते मैं 5 रुपए पे पहुंच गया हूं। क्या ख्याल है आपका? यही मतलब है ना इसका। 100 रुपए में से आपने 70 की कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, आपके पास 30 का प्रॉफिट रह गया। 18.5 का डिस्ट्रीब्यूशन, 6.9 का एडमिन माइनस किया, 0.3 की अदर इनकम ऐड की, तो इस वक्त आपके पास 5 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है होंडा कंपनी 100 रुपए की सेल के पीछे 5 रुपए का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कमाती है। इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास बैंकों को सूद देने के लिए और हुकूमत को टैक्स देने के लिए सिर्फ 5 रुपए पड़े हैं, जो कि सेल का 5% है। क्या आपको बात समझ आ गई? अब 2 मिनट के लिए अज्यूम करें मेरा बैंक से जो कर्जा मिला हुआ है वो कितने पे मिला हुआ है? वो तो 27-28% पे मिला हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है 5%। 2 मिनट के लिए ये भी मान लें कि मैंने बैंक से कर्जा उतना ही लिया जितनी मेरी सेल्स हैं, मैंने 100 रुपए कर्जा लिया, तो सर 100 रुपए के ऊपर मुझे 28 रुपए तो बैंक को पे कर देने हैं, और मेरे पास बचे कितने? 5। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है भाई। और आजकल आपकी जितनी भी ये मुल्क जो है ना, इस वक्त मुल्क का सिस्टम ये जैसे कहते हैं चोक कर जाना, ये चोक कर गया हुआ है। चोक करना बेसिकली ये होता है कि सब चीजें जो है ना एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस गई हैं कि किसी एक चीज को निकालने के लिए दूसरी को ठीक करना पड़ता है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो दोनों चीजें आपस में ना ऐसे चोक हो गई हैं कि ये वही बात है कि दोनों गाड़ियां आपस में ऐसे आके खड़ी हो जाएं बस। अब वो कोई देयर इज नो वे आउट। इसको निकालना है तो इसको पीछे करो, इसको निकालना है तो इसको पीछे करो, दोनों रिवर्स नहीं हो सकती। तो इस वक्त कुछ इस तरह का सिस्टम जो है ना वो चोक हो चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह जाएगी बात, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये बेसिकली प्रॉब्लम है। अब सुने, इंडस्ट्री कहती है इंटरेस्ट रेट कम करो हमारा बिजनेस चलेगा। फिर लोग कहते हैं कि भाई ऑलरेडी इतनी महंगाई है, अगर हमारे पैसे बैंक में पड़े होंगे और अगर आप हमें ये इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं देंगे तो हमारे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो हमारी अगर वैल्यू नीचे आ जाएगी तो फिर हम कैसे इन फैक्ट्रियों की बनाई हुई चीजें खरीदेंगे? हम तो नहीं खरीद पाएंगे। तो बैंक हुकूमत कहती है चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया कि चलो लोगों की कुव्वत खरीद बढ़े। अब कंपनियां कहती हैं सर इंटरेस्ट रेट नीचे करो, लोन लेके चीजें बनाए। लोग कहते हैं नहीं जी इंटरेस्ट रेट ऊपर करो ताकि हम इनकी बनी हुई चीजें खरीद सकें। एक अजीब सा सर्कल फंस गया। तो इसमें फंसे हुए आप, ये तो मैंने भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, तो इसमें फंसे हुए हम। ओके, तो ये एक अजीब सा एक बात बन गई है जो कि चल रही है। एनीवेज छोड़े, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था, मेरे ख्याल में आपको बहुत बेहतर समझ आ गया। इंटरेस्ट मैंने 0.3 का पे कर दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा 201। इसका मतलब है कि टैक्स देने के लिए मेरे पास 201 रुपए, और टैक्स देने के बाद जो अब मेरी जेब में जाएंगे वो 166 है। तो इट मींस के हर 100 रुपए की सेल पे जो मेरी जेब में जाता है वो 3.8 रुपए जाता है। अब आपको ये बात समझ आ गई।
अब ये देखने का ना एक अंदाज होता है इन्वेस्टर का कि अच्छा 1295 का प्रॉफिट, कंपनी की सेलिंग प्राइस बिल्कुल ठीक है, 214 का प्रॉफिट, कंपनी के ऑपरेशंस बिल्कुल ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बिल्कुल ठीक है, 201 ठीक है, कंपनी अपना डेट बर्डन बड़े अच्छे तरीके से उतार रही है, बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर रही है। अच्छा टैक्स 35 के बाद 166, इसका मतलब है कि कंपनी अपनी टैक्स की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही है। यहां पर किसी भी स्टेज पे अगर लॉस आ जाए ना तो वहीं पे इन्वेस्टर ना थोड़ा सा जरा चुकन्ने हो जाता है, ये क्या हो गया, ये कोई गड़बड़ हुई है। तो फिर देखता है कि भाई क्या ऐसा हुआ कि मैं ऑपरेटिंग लॉस में आ गया, क्या ऑपरेशन में कोई गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर ग्रॉस तो प्रॉफिट था, इसका मतलब है इनके ऑपरेशन में कोई मसला है। तो ये इस तरीके से सारा एनालिसिस होता है। आ जाइए वापस रेशियोज पे। तो भाई उसने आपको 3 तरह के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 3 रेशियोज हैं भाई जो कि आप यहां पर निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, और नेट प्रॉफिट रेशियो। सर रेशियो हमेशा सेल्स की बेस पे होती है, ओके, सेल्स होती है। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे तो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर इस सवाल में देखें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 1295, आपके पास सेल्स है 4315, और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 30%। क्या मतलब है 30% का, कि जितनी भी सेल करेंगे उसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ओके, सिंपल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब आप न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेंगे, डिनोमिनेटर में वही सेल है, और नेट प्रॉफिट में न्यूमरेटर में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेंगे और डिनोमिनेटर में वही सेल्स है। ले जी, ये तो मसला नहीं है। अच्छा ये रेशियोज आपने याद करनी है, पता है आपको, ये रेशियोज आपने याद करके जाना है, जीपी ओवर नेट सेल्स, पीबीआईटी ओवर सेल्स और पीएटी ओवर सेल्स। ये रेशियोज पेपर में याद होंगी, लेकिन आई कैप इतना सीधा तो है नहीं कि आपसे वो रेशियोज कैलकुलेट करवाए। वो आपसे आखिरी कॉलम पूछेगा, वो कहेगा कि भाई एक कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, एक की 20% है, बता दो तुम्हें क्या समझ आती है। आप कहेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आती, ठीक है, तो फिर वो आगे मैसेज में भेजेगा मुझे नंबर देने भी नहीं आते, ठीक है, कुछ ऐसी बात होगी। ऐसा मैसेज आ सकता है कि से मुझे नंबर देने नहीं आते, कैसे ही आएगा, FAR1 स्टेटस। इंशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, पास, ये तो मेरे जैसों की बात हो रही है जो पढ़ते नहीं थे। ओके, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, कल संडे आ रहा है, कल तो सारा रिवाइज कर लेंगे। सारा तो किया हुआ रिवाइज, ईद की छुट्टियों में तो हमने सारे रिवाइज कर ही लिया था। अब तो बस ऐसे ही है, थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें जो सवाल रह गए थे वो हम कर लेंगे कल, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे को जब आएंगे तो सारा कुछ तैयार होगा। और सर मंडे को बेशक हमसे पेपर ले लें, इतनी तैयारी हमारी अच्छी है, ऐसी है ना। हाँ मंडे को पेपर ले लें FAR1 का, हम तो माशाल्लाह सब कुछ तैयार है, बड़ा लेवल। सब परेशान क्यों होते हैं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हमने तो बल्कि गूगल देख के EPS भी पढ़ना शुरू कर दिया, हम तो ज़रा आगे की सोच रहे होते हैं। आप लोग तो ऐसे हैं ना, ये तो मेरे जैसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। ओके, ऐसा ज़्यादा हो गया ये, अच्छा चलें ठीक है, आपकी तरफ से भी ज़्यादा हो गया वैसे पढ़ना शुरू कर दें आप, लुटी मचा दी आप लोगों ने। चलें जी, जीपी रेशियो शोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये जो इंटरप्रिटेशन होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों रेशियोज की इंटरप्रिटेशन इकट्ठे ही आ रही है। जीपी रेशियो शोज दैट ₹30 ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न ऑन एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल। जीपी रेशियो ये बताती है कि भाईजान हर 100 रुपए की सेल पे 30 रुपए कमाए जाते हैं। एक ही बात है, 1 रुपए पे 0.3 कह दें, 100 पे 30 कह दें, 1000 पे 300 कह दें, बात एक ही है। लेकिन जनरली हम सेल को 100 ज्यूम करके तो फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। The GP margin of 30% implies that the company may reduce the selling price of its products up to around 30% without incurring any loss. This is very important. वो कह रहा है कि अगर आपको अपनी कीमत कम करनी पड़े तो मैक्सिमम कहां तक कम कर सकते हैं, जाहिर बात है 30% ही कम कर सकते हैं ना। अब देखिए आपकी सेल है 100 रुपए, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 70 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट है 30। अगर आप इसको 30% कम कर दें तो 30% कम करने का क्या मतलब है, ये 70 पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है 70 पे भी बेचेंगे ना तो आपको लॉस कोई नहीं है, लॉस कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इसको 31% किया तो आपका लॉस आ जाएगा। तो इससे यह पता लगता है कि जी हम अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम 30% तक नीचे ले जा सकते हैं, ये बात इससे पता लगती है। हाँ लेकिन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो पड़े हुए हैं, वो कहां से कवर होंगे, वो भी तो पूरे कर रहे हैं। इसीलिए आपको KFC वाला जिंगर बर्गर देता है कितने का, 600 का कि 700 का, जितने का भी है 600 का। लेकिन जो शौकत जिंगर बर्गर वाला है वो आपको 120 का भी दे देता है। इसकी क्या वजह होती है, टेस्ट में चेंज होता है, लेकिन अंदर मटेरियल तो सेम होता है ना।
क्या ख्याल है वो क्यों वो 600 का, क्यों वो 120 का? 2-3 वजूहात हो सकती हैं। शौकत जिंगर बर्गर की कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, उसने कोई सीएफओ नहीं बिठाया हुआ, उसने कोई वेटर नहीं बिठाया हुआ, उसने कोई एसी नहीं लगाए हुए, उसने वो कॉस्ट माइनस नहीं करनी, तो उसके पास मार्जिन है। और जो केएफसी वाला है वो भाई साहब ने, जारी बात है, उसके इतने पलंदे हैं खर्चों के, उसने वो भी तो माइनस करने हैं, तो उसी में से करेगा। फिर शौकत की मुर्गी पता नहीं कौन सी है, ठीक है, शौकत की मुर्गी पता नहीं कौन सी है, ये अब आप कहते हैं वो पता नहीं 8 रुपए किलो वाली है कि 6 रुपए किलो वाली है, और वो आपको पता है वो कौन सी होती है। तो इस वजह से हो सकता है शौकत का जो बर्गर है वो सस्ता हो। एनीवेज, बात आपको समझ आ गई। The GP ratio is an important ratio as it evaluates the operational performance of the entity. Gross profit is an important figure for the business. It should be sufficient enough to cover all the expenses and provide for the profit to the investor. यही बात आपको भी बता रहा था कि इतना ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए कि जो बाकी निचले खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के वो कवर हो जाए। तभी तो KFC का बर्गर 650 का है, मैकडोनल्ड्स का 900 का है, लुट मची हुई है हर तरफ। ओके ओके, ऐसे ही है। और बाकी जो घर के पास खुला हुआ है जहां से हम रोज खाते हैं, वो तो है ही 100 रुपए का, 125 का। अब दौर खत्म हो गया, अब कितने का है वो? अच्छा, वो भी 350 के हो गए। अस्तगफुरुल्लाह, 350, 350 में एक जिंगर बन सकता है? सही वाली मुर्गी से सही होती है, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेंगे हम, हमें क्या है, ऐसे ही है ना भाई। माने या ना माने, आपने जिंदगी में एक दफा तो कोई गधे शधे खा लिए हैं, लाहौर में रहे तो खा लिए आपने, नहीं आपको क्या पता, आपको क्या पता, आपने अनइंटेंशनली खा लिए होंगे। अब बस ठीक है, बस ठीक है, जो कुछ है बस आपने कौन सा जान के खाए। बाहर के ममालिक में जाए ना तो वहां पे बड़े मसले होते हैं, वहां पे आपको यही मसला पड़ा रहता है, कहाँ पे हलाल फूड मिल रहा है, कहाँ पे हलाल फूड नहीं मिल रहा। तो जब नहीं कुछ मिलता ना तो फिर बस नहीं, वैसे कोशिश करनी चाहिए आपको, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है आपको, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आप अगर फॉर एग्जांपल विजिट पे गए हैं, आपको नहीं पता, कोई आपका जानने वाला नहीं है, आपको नहीं पता लग रहा, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? अब मेरे साथ एक दफा हो चुकी है, मेरे साथ एक दफा बड़ी पैड़ी हो चुकी है, लेकिन है छोड़े, दफा करें, लीव इट, जो भी हो गई थी वो यार, बस वही खा लिया था जो नहीं खाना चाहिए। मैं छोड़ दे, ये कैमरे के बाद बता दूंगा आपको, छोड़े अभी यार, जरा अच्छी बात नहीं, पूरी दुनिया को पता लग जाए क्या क्या खाता रहा दुनिया में। ओके चले जी, आगे चले। लेकिन दैट वाज प्योरली इंटेंशन, मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। ये बात था, बड़ा टेस्ट। अच्छा चले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सजेस्ट दैट ₹4.96 अर्न ऑन एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर डिडक्टेड। ये बड़ा सिंपल सा एनालिसिस होता है कि आप हर प्रॉफिट को, प्लीज खामोशी, ये बड़ा सिंपल सा एनालिसिस होता है कि आप हर रेशो को 100 रुपए की सेल के साथ कंपेयर कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.96 है तो आप ये कह देंगे, सॉरी कितना है, 4.96% है। अगर आप एग्जांपल में देखें तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपकी 100 रुपए की सेल है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.96 रुपीज है। इट मींस फॉर एवरी ₹100 ऑफ सेल यू कैन जनरेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹4.96। ठीक है, एक सिंपल सा ही एनालिसिस होता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो है 3.85%। इट मींस दैट फॉर एवरी ₹100 ऑफ सेल net profit of ₹3.85 is generated, या after deducting all cost of the business ₹3.85 are remain। इस 3.85 को आप अपने पास या तो विड्रॉ कर लें, ड्रॉइंग्स कर लें, या बिजनेस में पड़ा रहने दें कि इसको री इन्वेस्ट करके तो अगली दफा इस 3.85 रुपए से कुछ बिल्डिंग खरीद लेंगे या कोई और बिजनेस इंक्रीज कर देंगे। ओके सर, डॉक्टर को दिखाएं, बताए डॉक्टर को, लाइट जाती है नजर नहीं आता, लाइट आती है नजर आता है, बताइएगा जाके उसको। द नेट प्रॉफिट रेशियो हेल्प्स टू डिटरमिन हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू नेट इनकम। तो भाई नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो ये बताती है कि कंपनी की सेल को नेट इनकम में कन्वर्ट कितने इफेक्टिव तरीके से किया गया है। खैर जो असल बातें लिखी है ना, जरा नीचे पढ़ें। अच्छा, ये जो सारा एनालिसिस लिखा हुआ है ना, ये आपने इसी तरीके से पेपर में लिखना है। ओके, इंशाल्लाह हम पास पेपर करेंगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। अभी फिलहाल बस रेशियो समझेंगे, रेशियोज क्या हैं। इन जनरल प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। क्या ही अच्छा हो 100 रुपए की सेल पे नेट प्रॉफिट भी 100 रुपए हो सकता है ऐसे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ख्वाहिश तो की जा सकती है। कैसे किया जाता है? 100 रुपए की सेल पे 102 रुपए का प्रॉफिट हो। देख, ख्वाहिश करने में क्या है, 100 की सेल के अपने साथ 2 रुपए उसके भी छीन ले जो आपको, ये हो सकता है 102, वरना कोई ऑप्शन नहीं और। ओके, तो ज्यादा बेहतर रेशो
हायर रेशो होती है प्रॉफिटेबिलिटी। It is also useful to compare the net profit ratio with the gross profit ratio. A high gross profit ratio and low net profit ratio indicates high overhead cost for admin expenses and selling and distribution cost. ये बड़ा मसला बना हुआ है भाई आजकल। आजकल ये मसला जो बिजनेस के लिए बना हुआ है ना, वो यही बना हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करता हूँ, ये तो सब आपको पता ही है क्या होते हैं। सर आपको जो चीज दी जाती है ना 100 रुपए की, उसकी कॉस्ट कितनी होती होगी? ऑनलाइन जो आप ही अक्सर कोई कभी घड़ी मंगवा ली, कोई इस तरह की छोटी मोटी चीजें मंगवा ली, अगर 100 रुपए की मिसाल के तौर पे सेल है, मिसाल के तौर पे, तो कॉस्ट कितनी होगी? ये कितने % बढ़ा के आपको बेचते हैं चीजें? आपको लगता है ये 50% है। सर ये 50% से अब कहीं ज्यादा हो चुका हुआ है। ये मैं सही कह रहा हूं, ये शायद 30 रुपए की चीज होगी जो कि आपको 100 रुपए की दे रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 2.7, यानी अगर आप इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 3, 3.2, 3.5 करें ना, तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। इनके पास एक चीज 30 रुपए की इन्होंने खरीदी, इन्होंने सोचना है कि कितने का बेचना है, तो ये क्या करेंगे, ये इंटू 3.5 या 3.2 या इंटू 3, जो भी इन्होंने फॉर्मूला लगाया वो कर देंगे। अब क्या होगा, आपके हिसाब से तो 70 रुपए जो है वो इसका प्रॉफिट है। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस वालों को अब ये प्रॉब्लम है कि जो शख्स आपके घर चीजें लेकर आता है, कुरियर वाला, वो इनसे पैसे चार्ज करता है, वो इनसे पैसे और उसके पैसे अच्छे खासे हो चुके हुए हैं, वो इसका 25% चार्ज कर रहा होता है, 20 से 25% ऑफ योर सेल प्राइस। इसका मतलब है कि 25 तो आपके यही निकल गए, बाकी कितने रह गए? 70 में से 25 निकाले 45। अब इस 45 में उसने जो आपको एड्स नहीं नजर आते फेसबुक पे, स्पॉन्सर्ड एड्स, वो एड बेसिकली क्या करने होते हैं, वो एड उसने लगाने होते हैं। और सितम ज़रीफी ये कि आज से 1 साल पहले जब एक $100 का एड लगता था और आज एक $100 का एड लगता है, तो उसके रिजल्ट सेम होते हैं। जाहिर बात है, $100 का फेसबुक ने तो डॉलर्स में पेमेंट लेनी है, तो डॉलर का जो एड 1 साल पहले लगता था और अब लगता है, उसके रिजल्ट सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साल पहले डॉलर इतने का था, आज डॉलर कल कितने पे बंद हुआ है? 87 पे बंद हुआ है भाई, 287। 3 दिन में फिर 14 रुपए पर चला गया, 287। अब देखें उसकी कॉस्ट रुपीज में तो बढ़ गई ना, इसने तो रुपीज में पे करना है। ओके, तो इसका मतलब है कि वो कॉस्ट इसकी बढ़ गई बैठे बिठाए। उसने तो फेसबुक को $100 पूरे करके देने, पहले वो $100 180 के पूरे करके दे रहा था, अब सर वो 287 के पूरे करके दे रहा है, तो उसकी तो कॉस्ट बढ़ गई। तो क्या वो कॉस्ट अपनी जेब से देगा? सर उसने इसी 70 में से पूरी करनी है ना। फिर जो उसने लोग रखे हुए हैं जो पैकिंग वगैरह करते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है ये पैकिंग वगैरह करना और सारा कुछ करना, बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। अपेरेंटली लगता है यार क्या ऑर्डर प्लेस करो भिजवा देता है, वो ऐसा नहीं होता। इसके बैकएंड में बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो भी इसमें से कवर करने। तो इट मीन्स के अगर यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 2 रुपए पे रह जाता है, तो इसका क्या मतलब है, यार तुमने इतना अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, इधर आते आते सफारग हो गया, कहेगा बीच में खर्चे ही इतने, क्या करूं, बीच में खर्चे ही इतने। और ये खर्चे ऐसे हैं जो आपके बस से बाहर है, आप कुछ नहीं कर सकते इनका। अगर आप कहते हो कि जी मैं अपने रुपीज वहीं पे ले आऊं, तो डॉलर कम हो जाएंगे। अगर डॉलर कम हो जाएंगे तो लोगों के तक ऐड पहुंचेगा नहीं, और ऐड नहीं पहुंचेगा तो ये सेल कम हो जाएगी, और अगर सेल कम होगी तो फिर बाकी के खर्चे कैसे पूरे करेंगे, जो तनख्वाहें हर महीने देनी है वो कैसे पूरी करेंगे। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि ऐसा सर्कल में फंस गए मैं हम कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। ये वो बिजनेस के बेसिकली आपको मैं छोटे मोटे वो तरीके बता रहा हूं कि इस तरीके से बिजनेस को परखा जाता है, देखा जाता है। कल को आप इंशाल्लाह किसी कंपनी में जॉब भी करेंगे, या अगर आपकी कोई अपनी फर्म भी है, तो जो भी आपका क्लाइंट होगा या जो भी आपका बॉस होगा वो कहेगा बताओ मेरा बिजनेस किस समत में जा रहा है, तो फिर आपको ये सारे काम करके उसको बताने पड़ेंगे भाई यहां तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन इन चीजों को जरा देख। फिर वो 1 बाय 1 चीजों को देखते हैं और एंड पे कंक्लूजन आजकल ये निकल रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, बस कोशिश करो यहां पे माइनस ना आए। बस आजकल का दौर इस वक्त ये है, कोशिश करो यहां पे माइनस ना आए, बस कुछ यहां पे प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस अपना भार खुद ही उठाता रहे, खुद ही प्रॉफिट निकालता है। मुझे नहीं भी कुछ मिलता तो खैर है, कोई मसला नहीं, बिजनेस लॉस में ना जाए, पल्ले से ना जाए, बस आजकल सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है। होंडा टोयोटा लॉसेस में है, उनका यहां पे नेगेटिव आ चुका है, क्यों? ये है कोई नहीं, अगर है भी तो बहुत कम है, चले यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन जो उनकी ये कॉस्ट है ये कैसे कम करें, रेंट कैसे कम करें? क्या फैक्ट्री बंद छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, फैक्ट्री तो रखनी है। लोगों को निकाल दें, ठीक है, कुछ को निकाला भी होगा, कुछ लोगों को निकाला भी होगा। तो इसका मतलब है कि उनके ऑपरेटिंग खर्चे इतने हैं कि उनका ये वाला प्रॉफिट आजकल ये कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए लॉस में है।
कुछ बात समझ आ रही है? इसलिए वो यहां पे कहता है कि अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट एंड लो नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट हाई ओवरहेड कॉस्ट फॉर एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, मींस बीच में बड़े खर्चे हैं। ओके, तो इनको भी रिड्यूस करना चाहिए। ये भी एनालिसिस का पार्ट बन सकता है, इंटरप्रिटेशन का पार्ट बन सकता है कि कंपनी यहां तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसका मतलब है एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज हैं। ओके, पेट्रोल पंप खुले में बंद है? खुल गए? आज तो सुबह 6 बजे बंद नहीं करना था उन्होंने जी। अच्छा, कल वो भाई साहब भागे भागे गए थे ना कराची। अच्छा चलें, छोड़े, दफा करें। वो थे एक, वो आते हैं ना, वो मुशीर पेट्रोलियम साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, वो गए थे कराची मिलने उनसे। पता नहीं, अब छोड़े, दफा करें। ब्ला 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 ब्ला। The profitability of the business can be measured by comparing it with the competing entities in the similar industry. सर ये मत देखिएगा कि अब आप होंडा की सेल को एमिरेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अजीब लोग हैं। होंडा की सेल को फार्मास्यूटिकल दवाइयां बेचने वाले से कर रहे हैं, दवाइयां बेचने वाला बड़ा फिट जा रहा है, ये होंडा वाला क्यों नीचे जा रहा है? ये तो सही परफॉर्म नहीं कर रहा। ओ भाई, हालात खराब हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसका तो बिजनेस चलना ही है, मेडिकल वाले का चलना ही है। और तू गाड़ियां बेच रहा है, तेरी गाड़ी करोड़ की हो गई है, वो क्यों लेता नहीं है? तो कंपैरिजन सही एंटिटी से होना चाहिए, सही बंदे से होना चाहिए। ओके, बात समझ आ गई? बोले एंड विद द पास्ट ट्रेंड फॉर द सेम कंपनी। हाँ, अपने ही पिछले साल से कंपेयर कर लें, पिछले साल क्या था और इस साल क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें कंपनी की क्या बताती हैं? कंपनी की कारकर्दगी के बारे में बताती हैं, और ये थोड़ी बहुत बातें आपको समझ आ गई हैं। A consistent growth over the years indicates a sustainable continuous improvement in the business process and practice. अगर तो आपकी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चल रही है, हर साल 5%, 6%, 5%, 7%, 8%, 3%, 6% कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस एक सही समत की तरफ जा रहा है। ठीक होगी बात? क्या आपको ये बात समझ आई? वैसे एक थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा लिंक्ड भी है, थोड़ा सा हटके भी है। पाकिस्तान में आपने कभी कोई ऐसी कंपनी सुनी है जो 1947 में बनी हो और आज तक कायम हो? हाँ जी, आई थिंक पैकेजेस, टेट्रा पैक जिसको बोलते हैं, जो सैयद बाबर अली साहब ने बनाई थी, वो आज तक कायम है। वो आज तक आपको पैकेजेस नजर आता है, पैकेजेस मॉल उन्हीं का ही है ना, पैकेजेस आपको नजर आता है। क्या वजह है कि सिर्फ एक ही कंपनी है? और क्यों नहीं है? बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े नाम सुने, लेकिन 20 साल 25 साल खत्म, 20 साल 25 साल खत्म। क्या वजह है? इसके बरक्स अगर आप मैकडोनल्ड्स को गूगल करें, वो पता लगेगा पता नहीं कब का बना हुआ है। KFC को करेंगे, पता नहीं कब का बना हुआ है। सबवे को करेंगे, कब का बना हुआ है। ये मैं सिर्फ एक फूड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, आप इनको ओपन करें तो आपको पता लगेगा ये 200-200 साल पुरानी है, 150-150 साल पुरानी है, 250-200 साल पुरानी है। क्या वजह है कि हमारी कोई कंपनी 1947 से लेकर आज तक सिर्फ एक है, और बाकियों की 200-250 साल से चल रही हैं? वो तो उनको जो उनके फाउंडर्स हैं वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। क्या वजह है इसकी? कोई वजह आपको नजर आती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी, और मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है डेलीगेशन का। डेलीगेशन का, जो बाहर के लोग हैं उन्होंने एक कंपनी, मतलब फाउंडिंग, उन्होंने कंपनी एक बुनियाद रखी, उसकी 20-25 साल ही, 30 साल ही काम कर सकते हैं ना, ज़्यादा आप क्या काम करेंगे? और 30 साल आपने काम किया, उसके बाद अब बंदे की 60 साल में तो वैसे ही बंदे में हिम्मत नहीं रहती। अब उसने 60 साल की उम्र में बजाय इसके कि वो कंपनी बंद करता, या अपने बेटों को बुलाता और कहता कि आओ मेरी सीट सब संभाल लो, और बेटे आपस में लड़ पड़ के बिजनेस को तोड़ देते, उसने क्या किया? उसने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, और उसने कहा कि अब ये कंपनी आपके हवाले, बस मुझे महीने के इतने पैसे आ जाने चाहिए। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को संभाल लिया। जवान लोग थे, 25-30 साल के थे, वो आगे लेके चले। वो जब 60 साल के पहुंचे तो फिर मज़ीद जवान लोग आगे, उन्होंने आगे मज़ीद डेलीगेट किया। तो यूँ करते करते, डेलीगेशन करते करते करते, आज KFC जिसने बनाई होगी वो पता नहीं किधर होगा, लेकिन उसके मालिकान पता नहीं कौन होंगे। तो ये जो डेलीगेशन होती है ना, कि आप आगे सौंप देते हैं जिम्मेदारियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये रहती है कि हम आगे जिम्मेदारियाँ डेलीगेशन नहीं करते। हम कहते हैं हमारी कंपनी, हम तुम्हें क्यों दें, ये या तो हमारी है या हमारे बच्चे आएंगे। अब बच्चे कॉम्पिटेंट हैं तो चलें ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो फारग, वो सब फारग।
अब ये जो एक कंपनी बची हुई है, क्यों बची हुई है? ये इसलिए बची हुई है कि ये भी इसी मॉडल पे काम कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ओनर थे इनके, बाबर अली साहब, कभी आपने नाम भी नहीं उनका सुना होगा, आते हैं अक्सर, वो उनके लेक्चर सुना करें, बड़े अच्छे लेक्चर्स उनके होते हैं। वो आते हैं, बात करते हैं। लम्स के भी वही हैं, लम्स भी उन्होंने बुनियाद रखी हुई है, उन्होंने लम्स भी उनका है, ये पैकेजेस भी उनका है, टेट्रा पैक भी उनका है, सारा कुछ उनका है, नेस्ले भी उनका है, उन्होंने बुनियाद रखी है सारी। लेकिन आप देखें कि अब वो किसी बिजनेस में आपको खुद नज़र नहीं आएंगे, उन्होंने सारा कुछ आगे डेलीगेट कर दिया, चीज़ें चल रही हैं। अगर ये अगले स्टेप पे भी डेलीगेट होंगी और 50 साल चल जाएंगी। तो ये एक तरीका होता है भाई। इसलिए शायद हमारे पाकिस्तान में आपको कंपनी की ग्रोथ जो है ना वो 25 से 30 साल नज़र आती है कि एक कंपनी चली, वो उठी, वो पीक पे गई। जब बंदा पीक पे था, हिम्मत थी उसमें, वो पीक पे थी। जैसे ही बंदे की एज डाउन होनी शुरू हुई तो साथ ही साथ वो कंपनी पे डाउन होने शुरू हुई, क्योंकि उसने आगे डेलीगेट नहीं किया। अगर वो आगे किसी को डेलीगेट कर देता तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती। इसलिए ये जुमला जब आया ना, कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर द ईयर्स, आपकी जो कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है ना वो हो सकती है, वो आगे भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हम आगे डेलीगेट नहीं करते तो वो धड़म से वापस नीचे आ जाती है। क्योंकि एक वक्त आता है कि बंदा फिर कहता है यार, जैसे एक वक्त आप पे आएगा ना यार, हम नहीं पढ़ा जाता यार, बस हो गई है। इस तरह एक वक्त आता है बंदा कहता है यार अब काम नहीं होता, बस ना नौकरी होती है ना बिजनेस होता है, बस अब जरा सुकून करे, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे। पाकिस्तान में तो रिटायरमेंट नहीं होती ना, वो तो कब्र में जाके ही होती है, वहाँ पे और जुतियाँ पड़ती हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, इंटरप्रिटेशन की कुछ समझ आ रही है? कुछ सवाल? बस ठीक है, कुछ कुछ ही चाहिए, जब बाकी सवाल होंगे ना आपको असल पता लग जाएगा करना क्या इनमें। ओके, अभी बस रेशो को समझें। उसके बाद है जी कॉस्ट टू सेल्स रेशोज। अब क्या हुआ? बस कर दे, नो 8:59 हुए अभी, ये तो घड़ी वैसे ही आ गया। हाँ तो 8:59 यार, ये देख 8:59 अब बजे। जब मैंने दिखाया था तब मैं सच बोल रहा था। ओके यार, ये 3 रेशोज तो कर लेना भाई, इसके बाद वाली रेशो फिर अगली क्लास में कर लेंगे। कॉस्ट टू सेल्स रेशो, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, ये कॉस्ट टू सेल्स रेशो है। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू मॉनिटर द रेशो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट टू सेल्स सॉरी। The following ratios can be used to highlight an unexpected change in a period or to indicate a difference between the company and other in a similar industry. सर खर्चे जो है ना, खर्चे इनको कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी होता है। सिर्फ ये नहीं है कि सेल प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कमाया जाए, खर्चों को कम करके भी प्रॉफिट में इजाफा किया जा सकता है। और आजकल दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है कि कॉस्ट को कम करो, सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते। होंडा सिविक की कीमत और कितनी बढ़ाए भाई? 1 करोड़ 2 लाख की तो हो चुकी है भाई, अब कितनी सेल प्राइस बढ़ाए? और अब उसके बाद हाल यही है कि अपनी कॉस्ट को कम करे। कॉस्ट को कम करेगा तो ही सर्वाइवल है, नहीं करेगा तो भाई ओके अल्लाह हाफिज। ठीक होगी बात? तो इसीलिए ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि मेरी कौन से वाली कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। अब अगर इसी सवाल को देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो आपकी 3020 कॉस्ट ऑफ सेल है उस सवाल में, और 4315 की सेल है, तो 70% कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए की सेल करते हैं ना तो 70 रुपए तो कॉस्ट ऑफ सेल में निकल जाते हैं। ओके आगे चलिए, एडमिन एक्सपेंसेस सर 296 के हैं सर, 100 रुपए की सेल करेंगे तो 6.86 रुपए एडमिन में निकल जाएंगे, और अगर 100 रुपए की सेल करते हैं तो 18.54 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में निकल जाएंगे। ये जो KFC के राइडर्स होते हैं ना, जो आपके घर वो बर्गर लेकर आते हैं, वैसे तो वो आपसे कितने पैसे 30 रुपए चार्ज करते हैं, 50 रुपए चार्ज करते हैं, कोई डिलीवरी चार्जेस होते हैं। वो अमीर लोग हैं, कभी परवाही नहीं की, मंगा दे 200 बर्गर भिजवा दे, हाँ भिजवा दे 200 बर्गर, मोहल्ले में बांटेंगे। वो अमीर लोग हैं यार, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कब बिल देखते हैं? आपने कौन से पैसे देने होते हैं? अब्बू से पूछिएगा या अम्मी से पूछिएगा। एनीवे छोड़ें, दफा करें। तो अब जरा देखिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट है उनकी, वो उनके डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट है। और अगर वो कॉस्ट उनके डिस्ट्रीब्यूट करने की है तो इसका मतलब है हर 100 रुपए की सेल पे 18.5 रुपए तकरीबन उनके इसी में निकल जाते हैं। तो इन्वेस्टर कहेगा यार बड़ी कॉस्ट रखी हुई है तुमने, 19 रुपए की कॉस्ट रखी हुई है। वो कहेगा सर पेट्रोल भी तो देखे ना 253 रुपए पे चला गया हुआ है, तो सर फ्यूल महंगा है, तो सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे, पेट्रोल लगेगा ना, तो जाहिर बात है उस पर तो पैसे लगेंगे फिर। तो यही वो कॉस्ट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बिजनेस को हिट कर रही है, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस को। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि शिपमेंट चार्जेस जो आपके घर कोरियर करवाया जाता है या आपके घर शिपमेंट भेजी जाती है, ये कभी 11% 12% होते थे, अब ये हो चुके हैं 25, 26, 24%। कितने परसेंट हो चुके हैं? मेरे कुछ हैं क्लाइंट्स जिनका मैं देखता हूँ, और मेरा अपना भी छोटा, तो मुझे पता है इसके बारे में, मुझे बहुत डिटेल से पता है। ओके, तो इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुकी हुई है।
तो फिर इन्वेस्टर कहेगा नहीं नहीं, यहां पे कुछ करने की जरूरत है। इसीलिए जरूरत क्या है कि कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करे तो कस्टमर ही शिपिंग चार्जेस पे करेगा। और आपने ये बात गौर की होगी कि आजकल जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ठक करके एंड में शिपमेंट चार्जेस आते हैं 300 350, तो आप 10,000 की चीज सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं मैं क्यों 300 पे करूं। इन ह्यूमन साइकोलॉजी कि भाई 10,000 भी पे करूं ऊपर से 300 भी पे करूं, कैंसल, नहीं बाय करना मैंने। और अगर वही बंदा शरारत करे और कीमतें ही अपनी 100 रुपया बढ़ा दे, वो आपके लिए काबिल कबूल है, वो आपके लिए काबिल कबूल है। एक जगह पे मैंने देखा 88% डिस्काउंट लगा हुआ है, ऑनलाइन वेबसाइट पे मैंने देखा 88% डिस्काउंट लगा हुआ है, वो शर्ट्स वगैरह बेच रहा था। तो 88% डिस्काउंट के बाद उसकी शर्ट थी 2,000 रुपए की। ठीक है साइंस है, वो हम लोग है ना, हम कहते हैं जी हमने 2,000 की शर्ट नहीं खरीदनी, 2,000 की शर्ट नो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ 5,000 की शर्ट पे जब 50% ऑफ होगा ना और 2500 होगी, हम वो लेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक होगी बात, ये साइकोलॉजी है भाई ह्यूमन की। वो देखते हैं कि डिस्काउंट किधर है। अच्छा 5,000 की भाई, तेरा 5,000 की शर्ट 2500 में लाया, 2,000 की मैं लाया था। ओके, तो ये डिस्काउंट में होता ही है भाई। याद रखिएगा एक बात, आपने हमेशा ज़हन में अपने दिमाग में बिठा लें, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कोई शख्स पल्ले से आपको नहीं देगा। वो अगर आपको चीज सस्ती भी दे रहा है ना, वो अपनी जेब से नहीं दे रहा आपको, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ कमा के दे रहा। तो ये जितने भी डिस्काउंट्स वगैरह लगते हैं ना, फलाना 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 फलाना, ये सब यूजलेस, सब यूजलेस। ठीक है फॉर द टाइमिंग थोड़ी बहुत प्राइस कम हो जाएगी। मोस्टली लोग तो ये काम कर रहे होते हैं, जब 2,000 की बेच रहे होते हैं ना, नहीं बिक रही होती, 5,000 की करके 50% ऑफ करके 2500 की लगा देते हैं, वो सेल हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। ओके, तो है एनीवेज, आप तो अमीर लोग हैं, आपको क्या लगे, आप तो 5,000 की खरीद लेते होंगे। ओके जी, आखिरी बात पढ़ते हैं ये और फिर खत्म करते हैं क्लास। इन द गिवन सिनेरियो द कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो स्टेट्स दैट एवरी 70 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट दैट वेरी विद द लेवल ऑफ सेल्स। ये आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट वेरी करती हैं, जहरी बात है। अगर दूसरा यूनिट सेल करेंगे तो ये 200 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगा। तीसरा यूनिट सेल करेंगे तो जैसे जैसे सेल करते जाएंगे ये भी तो बढ़ता जाएगा। KFC वाले बर्गर बेचते हैं तो उनका जो मटेरियल है वो भी तो लग रहा है साथ, वो भी तो कॉस्ट बढ़ रही है साथ साथ। Looking at the other two ratios, we find that in this particular period, every 6.86 rupees out of every 100 rupees of sales were spent on administration and 18.54 rupees were spent on selling and distribution cost. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अगली बात समझें। The cost of sale to sales ratio does not normally change with the change in sale. याद रखिएगा ये रेशो आपकी चेंज नहीं होती। क्यों भाई, ये क्यों चेंज नहीं होती? देखिए, आपने परचेज की एक क्वांटिटी 30 की और उसको बेच दिया 100 का, कितनी रेशो? 70 रुपीज, तो ये 30% है। 30% है रेशो, 30%। आपने दो चीजें बेची, सेल हो गई 200 की, तो सर ये भी तो 60 हो जाएगी, दो चीजें बिकेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 60 की हो जाएगी। तो बताएं क्या अभी भी 30% है? बिल्कुल है। आपने तीसरी चीज बेची 300, क्या ये 90 हो गया? स्टिल 30%। तो ही वो कह रहा है कि जितनी मर्जी सेल करने, ये रेशो कभी भी चेंज नहीं होती, ये 30% पे रहती है, अनलेस कि आप अपनी कीमतें बढ़ा दें। आप कीमतें बढ़ा दें तब ये चेंज हो जाएगी। अगर आपकी कीमतें सेम है, मार्जिन सेम है, तो ये ऐसी चलती रहेगी। बात समझे? लेकिन एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल्स। अब आपने एडमिन में एक CFO रखा हुआ है, उसकी तनख्वाह है 3 लाख रुपया। अब अगर आप 100 रुपए की सेल करेंगे तो तनख्वाह तो अन्य वहां परसेंटेज दिखाएगी। आप सेल बढ़ाएं, इमेजिन करें कि सेल आपकी पहुंच गई है 3 लाख पे। अब 3 लाख की सेल और 3 लाख की तनख्वाह तो उतनी रहनी है, उतनी चेंज होनी, तो 100%। अब सेल बढ़नी शुरू होगी, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, 20 से 50 लाख होगी सेल। तनख्वाह तो उसकी 3 लाख की, तो 3 लाख डिवाइड बाय 50 लाख करेंगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सेल के चेंज होने से कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज चेंज नहीं होती, बाकी दोनों एक्सपेंसेस की परसेंटेज चेंज हो जाती है। कॉस्ट रेशियो रिप्रेजेंट्स व्हाट एक्सटेंट ऑफ सेल्स इज एन इंडिविजुअल एक्सपेंस और अ ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस। भाई ये रेशो आजकल बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे है। पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से मसला हो रहा है। तो हर बिजनेस जो है वो इस वक्त ये वाली रेशोज देख रहा है। वो प्रॉफिटेबिलिटी शायद ना देख रहा हो, वो कह रहा है नहीं चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, जीरो हो जाए, बस कॉस्ट टू सेल्स रेशोज मुझे दिखा दो कि मेरी कौन सी कॉस्ट ऊपर जा रही है, मैं उसको फौरन कंट्रोल करूं। तो हर बिजनेस इस वक्त ये रेशो मांग रहा है कि भाई हमें बताओ। द लोअर द रेशो द बेटर इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर बात है, एक्सपेंस रेशोज है ना, कॉस्ट रेशोज है, जितनी कम होगी उतना ही फायदा है।
दीज रेशोज हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग एंड एस्टिमेटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। इन रेशोज की मदद से हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब्बा जी कहते हैं ना बेटा एसी कम चलाया करो, तुम आते हो घर एसी ठक करके ऑन करते हो। इस बिजली का बिल देख रहा था, मेरी 2 करोड़ रुपया तनख्वाह है, उसमें से 2.25 करोड़ का तो तुम एसी चला लेते हो। ऐसे ही होता है ना, यही होता है। तो इसलिए कम चलाया करें एसी। इस तरीके से अब्बा जी भी रेशोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। किसी का कोई सवाल? 12:30 आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होती है और रेशोज मुकम्मल हो जाएंगी उसमें।